चैप्टर नंबर 3, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं इसके? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ द एक्ट, डेफिनेशंस ऑफ सर्टेन टर्म्स, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे डिस्टिंक्शन हो गए ऑफ सेल फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गए, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ निभानी होती है, प्राइस कैसे एसर्टेन करना है, फिर डिस्टिंक्शन पता करना है सेल फ्रॉम अदर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे सेल का कॉन्ट्रैक्ट और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्टिंक्शन समझना है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल समझना है। यही यूनिट, अगर यूनिट पढ़ के आपको यही समझ में आएगा। अब हम आगे यूनिट ओवरव्यू पे। तो ओवरव्यू का मतलब होता है जैसे शॉर्ट फॉर्म में सारा ओवरऑल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसमें क्या होता है? एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट में बायर और सेलर होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, जैसे इमीडिएट ट्रांसफ़र भी हो सकता है, येट टू बी ट्रांसफर्ड, जिसको बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल, जो कि फ्यूचर में होगा ट्रांसफ़र, उसका एग्रीमेंट हो जाता है। गुड्स होते हैं, गुड्स कितने टाइप के होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं, कंटीजेंट गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी स्पेसिफिक होते हैं, एसर्टेन्ड, अनएसर्टेन्ड। फिर हम देखेंगे प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस होता है, मनी कंसिडरेशन जिसको बोलते हैं। फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या ज़रूरत है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आता है। सेल ऑफ गुड्स बिफोर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। से गुड्स का सेल तब जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नहीं आया था। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद द लॉज रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया। ये डील्स करता है रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया। दिस एक्ट इज मेनली बेस्ड ऑन इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893। Before the sale of goods act 1930, all the provisions relating to sale of goods was covered under the chapter 7 of Indian Contract Act 1872। क्या था? बिफोर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले क्या था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में इसका प्रोविज़न था। A strong need was felt to have an independent sale of goods act, and consequently a new act called the Sale of Goods Act 1930 was passed। जब इम्पोर्टेंट हो गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट लाना, तो इसको सेपरेट कर दिया गया। द एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 1930 एंड एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। ये 1 जुलाई 1930 को आया एक्ट, और पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है ये। इंट्रोडक्शन। सेल ऑफ गुड्स is one of the specific forms of contract recognized and regulated by law in India। सेल ऑफ गुड्स जो होता है एक स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि रेगुलेटेड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक, सेल इज़ अ टाइपिकली बार्गेन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बार्गेनिंग करना होता है between buyer and seller. The Sale of Goods Act 1930 allows the parties to modify the provisions of law by express stipulations. However, in some cases, this freedom is severely restricted। ठीक, Sale of Goods Act 1930 is an act to define and amend the law relating to the sale of goods। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ द एक्ट। The provisions of the Act are applicable to the contracts related to the sale of goods, which means movable property। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर क्या होता है? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टीज। द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल
for the sale of immovable properties like land, fields, शॉप और हाउस एक्सेट्रा। ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे काम नहीं करता, जैसे कि लैंड हो गए, फील्ड्स हो गए, शॉप हो गया, हाउस हो गए, जिसको हम इधर से उधर नहीं कर सकते। द प्लेस ऑफ लैंड चेंज नहीं हो सकता, फील्ड का प्लेस चेंज नहीं हो सकता, शॉप आप इधर से उधर नहीं कर सकते, हाउस आप इधर से उधर नहीं कर सकते। फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज एप्लीकेबल। ठीक, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज एप्लीकेबल। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स ओनली विद मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वही है। द जनरल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ goods as far as they are not inconsistent with the express provision of sale of goods act। नॉट इनकंसिस्टेंट विद द, और जनरल प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तब काम करता है जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट ना काम करे। द expression used but not defined in the sale of goods act 1930 and defined in the Indian contract act 1872 have the meanings assigned to them in that act। The customs and uses will bind both the parties if these are responsible, reasonable, and are known to the parties at the time of entering the contract of sale।